देन ये यूक्यूज़ देख लें फीटल असेसमेंट इन लेबर के कि व्हाट आर द टू इंडिकेशंस फॉर कंटिन्यूस ईएफएम, और इसके हमने डिफरेंट पढ़े थे बहुत ज़्यादा। उसमें से फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो कि विजाइनल ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो जाती है, ये मेकोनियम स्टेन लाइकर है, तो फिर हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे, या मैटरनल रिक्वेस्ट है, उसमें से मतलब जितने आपके पास हैं उसमें से 2 लिखते हैं। देन ग्रेविडा 2 पैरा 1+0 प्रेजेंट्स एट द 38 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इन द एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर। हर CTG shows the decelerations. Outline the parameters of CTG. You look for its interpretation. और CTG जो है ये CTG का एक्चुअली क्वेश्चन है, और CTG को हमने डिटेल से पढ़ लिया हुआ है, तो इसमें आप जस्ट उसके पैरामीटर्स लिखोगे कि उसमें आप उसके बेसलाइन रेट देखते हो, बेसलाइन वेबिलिटी देखते हो, एक्सलरेशंस और डिसलरेशंस देखते हो, और उसमें सब कुछ आप लिखोगे, ठीक है। देन इज़ द मैनेजमेंट ऑफ हर लेबर। सो मैनेजमेंट ऑफ लेबर में एक्टिव फेज ऑफ लेबर है, so इसमें you will actually admit the patient, IV fluids, epidural catheter, position, oral intake, bladder care, bowel care, and preparation for the क्योंकि उसकी डिसलरेशंस आ रही हैं तो इसमें आप नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं करोगे, इसमें you will go for the C-section. Depending upon the patient's condition, you will plan the C-section. Then is the patient प्राइमरी ग्रेविडा इज़ प्रेजेंट विद एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फीटल असेसमेंट इन लेबर, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। देन इज़ द वुमेन विद द ग्रेविडा 3 पैरा 2+0 reports to the labor ward at 38 weeks of gestation having mild labor pains for 2 hours. On pelvic examination, cervix is 4 centimeters dilated and 70% effaced. CTG is reactive. तो रिएक्टिव CTG इज़ द नॉर्मल CTG, और उसके जो रिएक्टिव CTG के पार्ट्स होते हैं वो हमने CTG में डिस्कस कर लिए थे, तो वो यहाँ पे लिखोगे आप यहाँ पर कि वो क्या होते हैं। देन इज़ व्हाट आर द अदर मेथड्स फॉर द फीटल मॉनिटरिंग, वो सब आप लिख दोगे। Then after 2 hours she still has the same pelvic findings and CTG trace shows late decelerations. Late decelerations का भी आपको पता होगा कि that is actually uteroplacental insufficiency की वजह से आता है, and what would be your management. अब हम बात करते हैं अब नॉर्मल लेबर की, और फिर हम रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो अब नॉर्मल लेबर इज़ ऑन द पेज नंबर 213 ऑफ योर बुक 10 टीचर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब नॉर्मल लेबर जो है उसमें क्या होता है कि डिले इन द एनीथिंग, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, और वो किसी भी वजह से हो सकती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पैटर्न्स ऑफ एबनॉर्मल प्रोग्रेस इन लेबर। अब एबनॉर्मल प्रोग्रेस हमें कैसे पता चलती है, पार्टोग्राम से पता चल जाती है। पार्टोग्राम को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी हैव द लेटेंट फेज़। लेटेंट फेज़ में क्या हो सकता है, प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज़ हो सकती है। प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज़ का मतलब ये है कि जो नॉर्मल जो उसकी ड्यूरेशन 3 to 8 आवर्स की थी, 3 hours in the primary and 3 hours in the multi and 8 hours in the primary, उसमें क्या होगा, वो अगर latent phase longer हो जाती है then this is actually the prolonged latent phase. So it is actually जो कि अब इसका मतलब ये क्या होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है ना, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर मीन्स कि उसमें जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो उस रेट से नहीं हो रही, मीन्स के सर्वाइकल डायलिटेशन लेटेंट फेज़ में प्रोलॉन्ग हो गई है। मतलब लेटेंट फेज़ में क्या था कि डायग्नोसिस ऑफ लेबर से लेके 3 to 4 सेंटीमीटर से सर्विक्स डायलेट करती है, दिस इज़ लेटेंट फेज़। तो अगर ये लेटेंट फेज़ जो है वो 3 to 8 आवर्स से ज़्यादा की हो गई है और अभी तक पेशेंट की जो डायलिटेशन है वो 3 सेंटीमीटर से कम ही है, तो दैट इज़ द प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज़। प्राइमरी में हम इसको कंसिडर करते हैं कि अगर 20 आवर्स से ज़्यादा हो जाए, और मल्टी में हम कंसिडर करते हैं कि 14 आवर्स से ज़्यादा हो जाए। और इसकी कॉज़ क्या होती है, कॉज़ मोस्टली ये होती है कि अगर हम फीमेल को जो एनाल्जेसिया दे रहे हैं उसकी वजह से हो सकती है, या जो आपकी हैं 3 चीज़ें हैं, पैसेंजर, पावर या पेल्विस। तो इनमें हर स्टेज ऑफ लेबर में इन तीनों का प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक फीटल साइज़ और उसका सारा हम देखते हैं आगे। लेकिन प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज़ का समझ आ गया आपको कि हम कब लेबल करेंगे कि प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज़ है, और इसको मैनेज कैसे करेंगे कि अगर ये लेटेंट फेज़ प्रोलॉन्ग हो जाती है तो फिर हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स करते हैं या ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन जो है वो देते हैं। और इसमें ये है कि हम एनाल्जेसिक्स देंगे, पेशेंट को जो है मोबिलाइज़ करेंगे, उसको रीअश्योर करेंगे, और फिर उसको तसल्ली वगैरह देंगे प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज़ में। देन इज़ द
नेक्स्ट इज़ द प्राइमरी अरेस्ट। प्राइमरी अरेस्ट क्या होता है कि जो एक्टिव स्टेज है उसमें पूरा प्रोग्रेस हो जाए एक्टिव स्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। और इसको हम कब लेबल करते हैं, जब 4 आवर्स के अंदर, मतलब हमने हर 4 आवर्स में सर्वाइकल डायलिटेशन चेक करनी थी ना, तो अगर वो 2 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन हुई है 4 आवर्स के अंदर, लेस दैन 2 सेंटीमीटर, तो दैट इज़ द के पुअर प्रोग्रेस इन द एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर। प्राइमरी अरेस्ट मतलब कि वो अभी लेटेंट फेज से आगे आया और बिल्कुल अरेस्ट हो गया, मतलब कि उससे आगे भर ही नहीं रही, डायलिटेशन हो ही नहीं रही। और इसमें मोस्ट कॉमनली कॉज क्या होता है, इनफेक्टिव यूट्राइन कंट्रैक्शंस, सर्वाइको पेल्विक सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, मैल पोजीशन हो सकती है बेबी की, मैल प्रेजेंटेशन हो सकती है। देन इज़ द सेकेंडरी अरेस्ट। सेकेंडरी अरेस्ट क्या होगा कि जो एक्टिव फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, पहले तो ठीक चल रही थी, लेकिन अब 7 सेंटीमीटर के बाद 7 सेंटीमीटर तक डायलिटेशन हुई और उसके बाद हो ही नहीं रही। तो 7 सेंटीमीटर के बाद अगर वो स्टॉप होती है तो दैट इज़ सेकेंडरी अरेस्ट। और इसमें भी यही कॉज होती है कि या तो फीटल मेल पोजीशन है, या मेल प्रेजेंटेशन है, या सिवेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, मतलब या तो बेबी का हेड बहुत बड़ा है, या पेल्विस एडुकेट नहीं है, पेल्विस की शेप ख़राब है। सो दिस इज़ एक्चुअली सेकेंडरी अरेस्ट। तो 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए, प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज हम कब कहेंगे, प्राइमरी अरेस्ट कब कहेंगे, और सेकेंडरी अरेस्ट कब कहेंगे। सो ये हमारा हो जाता है। अब हमने करना होता है मैनेज एबनॉर्मल लेबर को। तो सबसे पहले आता है पुअर प्रोग्रेस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। पुअर प्रोग्रेस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है कि इट इज़ डिफाइंड एज सर्वाइकल डायलिटेशन ऑफ लेस दैन 2 सेंटीमीटर्स इन 4 आवर्स। ठीक है, बुक से ही मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, इसकी कोई मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई क्योंकि ये ईजी था। अब आपको नॉर्मल आता है तो अब नॉर्मल आप जल्दी से पढ़ सकते हो। सो क्या होता है कि सर्वाइकल डायलिटेशन ऑफ लेस दैन 2 सेंटीमीटर्स इन 4 आवर्स, दिस इज़ एक्चुअली पुअर प्रोग्रेस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। कि 4 घंटों के अंदर क्या हो रहा है, 2 सेंटीमीटर से लेस सर्वाइकल डायलिटेशन है। सो दिस इज़ एक्चुअली बता रहा है आपको कि दिस इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में प्रोग्रेस चल रही है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या हो रहा होता है, इंगेजमेंट होनी होती है तो वो नहीं होती। अब इसमें 3 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या तो पॉवर्स ख़राब है, या पैसेंजर ख़राब है, या आपका पेल्विस जो पैसेज है वो ख़राब है। सबसे पहले पॉवर की बात करते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज फॉर प्रोग्रेस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज़ द पॉवर, के मोस्ट कॉमन प्राइमरी ग्रेविडाज में होता है या ओल्डर वुमेन में होता है, जिनके अंदर वीक इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट कंट्रैक्शंस आ रही होती हैं और फिर बेबी जो है वो आगे नहीं जा रहा होता, इंगेज नहीं हो रहा होता। सो इसमें हम जो है वो असेस करते हैं यूट्राइन कंट्रैक्शंस को बाय द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, टोकोग्राफी के थ्रू और प्रेशर कैथेटर्स के थ्रू। और फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 to 5 कंट्रैक्शंस पर 10 मिनट्स इज़ कंसिडर्ड आइडियल, जो हमने पहले बात की थी कि 10 मिनट के अंदर 4 से 5 कंट्रैक्शंस आनी चाहिए। तो अगर उतनी नहीं आती तो इट मीन्स दैट के यूट्राइन कंट्रैक्शंस आर एबनॉर्मल या इरेगुलर। तो इसमें हमने क्या करना होता है, इसको कैसे मैनेज करना होता है कि हमने जो है वो पहले जो हम हर 4 घंटे बाद वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे थे, अब हमने हर 2 घंटे बाद वेजाइनल एग्जामिनेशन करनी है। इसके अलावा अगर लेबर नहीं हो रहा, फर्स्ट स्टेज अटक गई है, तो फिर हमने आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स करनी है। देन हमने क्या करना है कि देयर इज़, अगर फिर स्टिल जो है पुअर प्रोग्रेस चल रही है, तो हमें जो है वो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देते हैं। कंटिन्यूस जो है एक्सटर्नल फीटल मोनिटरिंग हम इसमें करते हैं, और फिर हाइड्रेशन एंड इमोशनल सपोर्ट देते हैं। सो सबसे पहले क्या है कि रिपीट द वेजाइनल एग्जामिनेशन एट 2 आवर्स रादर देन 4 आवर्स। फिर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, अगर उससे फ़ायदा नहीं हुआ तो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन दे दी। कंटिन्यूस EFM हम करते रहे और हमने उसको एपिड्यूरल दे दिया, और इसके अलावा हाइड्रेशन एंड इमोशनल सपोर्ट दे दी। और अगर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब इफ़ प्रोग्रेस फेल्स टू अकर डिस्पाइट 4 to 6 आवर्स ऑफ ऑगमेंटेशन, हमने ऑक्सीटोसिन भी दे दी, हमने आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स भी कर दी, फिर भी कोई मसला, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो वी विल डू द C सेक्शन। देन पॉवर्स के बाद आता है पैसेजेस या पैसेंजर, मतलब या तो पैसेज खराब है या पैसेंजर में मसला है। पैसेजेस में क्या है कि जैसे हमने कहा, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन इज़ एक्चुअली द एनाटॉमिकल डिस्प्रोपोर्शन बिटवीन द फीटल हेड एंड द मैटरनल पेल्विस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेल्विस की, तो पेल्विस में कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ है, कोई प्रीवियस फ्रैक्चर है, या जैसे हमने बात की कि वो गायनोकॉर्ड पेल्विस के अलावा कोई पेल्विस है, या उसका एडिक्वेट पेल्विस नहीं है,
या बेबी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, लाइक बेबी के हाइड्रोसेफलस हुई हुई है, बेबी का थायराइड और नेक ट्यूमर्स हैं, तो ऑब्वियसली बेबी नीचे नहीं आएगा। फिर इसमें जो है वो हम मैल पोजीशन है फीटल हेड की या मैल प्रेजेंटेशन है फीटल हेड की, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। कि पैसेंजर में मसला है, लाइक पैसेंजर मतलब जैसे मैंने कहा कि मैल पोजीशन या मैल प्रेजेंटेशन, तो इस केस में हम मैनेजमेंट क्या करते हैं कि अगर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है तो उसमें हमने बात की थी कि डिफ्लेक्शन ऑफ द फीटल हेड होती है, और इसमें जो हम देते हैं वो ऑक्सीटोसिन देते हैं। प्राइमरी ग्रेविडा में ऑक्सीटोसिन देते हैं क्योंकि बेबी जो है वो इसमें मसला कर रहा है, तो ऑक्सीटोसिन की इन्फ्यूजन हम देंगे प्राइमरी ग्रेविडा में, अगर तो माइल्ड टू मॉडरेट सीपीडी है। फिर लेकिन साथ में हमने देखना है सीटीजी नॉर्मल है या नहीं, अगर तो सीटीजी नॉर्मल है तो फिर हम ऑक्सीटोसिन देंगे, लेकिन और साथ में हमने देखना है कि जो माइल्ड टू मॉडरेट सीपीडी है। लेकिन अगर जो है वो जो मल्टी ग्रेविडा है ना, उनके अंदर हम कभी भी ऑक्सीटोसिन नहीं यूज़ करते क्योंकि उसमें यूट्राइन रप्चर का खतरा होता है, ये भी आपने याद रखना है। फिर अगर तो मैल पोजीशन है तो उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमने बता दिया हुआ मैंने आपको कि किस तरह से हम जो है वो मैल पोजीशन को ठीक करते हैं। फिर आता है फाइंडिंग्स सजेस्टिव ऑफ सीपीडी, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि सर्वाइको सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है। तो इसको हमें ये पता चलेगा, इस तरह से पता चलेगा कि ऑब्वियसली फीटल का हेड जो है वो इंगेज नहीं हुआ होगा। इसके अलावा जो है प्रोग्रेस इज स्लो और अरेस्ट्स डिस्पाइट द एफिशिएंट यूट्राइन कंट्रैक्शंस, मतलब ये कि कंट्रैक्शंस तो आ रही हैं लेकिन प्रोग्रेस जो है वो स्लो है। देन विजाइनल एग्जामिनेशन पे अगर हमें जो है वो स्फीयर माउल्डिंग और कैपेट फील हो रही है, हेड जो है इट इज़ पुअरली अप्लाइड टू द सर्विक्स एंड हीमेचूरिया ड्यू टू ब्लैडर कंप्रेशन, तो हमें पता चल जाएगा कि सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है। ये बहुत ज़्यादा आप वार्ड्स में देखते होंगे कि प्राइमी होती है और उसका बेबी जो है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में होती है और उसको हम कह रहे होते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में उसकी फुल सर्विक्स डायलेटेड होती है और हम उसको कह रहे होते हैं कि पुश करो, और होता क्या है कि वो फुल एग्जॉस्ट हो जाती है और बेबी जो है वो उसका इंगेजमेंट नहीं हो रही होती हेड की। फिर हम जब अंदर बेबी की हेड की इंगेजमेंट नहीं हो रही होती, हम उसको कहते हैं पुश करो, और हमें यह लग रहा होता है कि मदर जो है वो पुश नहीं कर रही, लेकिन जब हम देखते हैं तो फीटस का इतनी देर हो जाती है और बेबी का हेड भी इंगेज नहीं हुआ होता, वो सर्विक्स के ऊपर आके फिक्स भी नहीं हुआ होता, और बहुत अरसे बाद एक तो मैटरनल एग्जॉस्शन हो जाती है और दूसरा ये कि जब हम अंदर फील करते हैं उसको विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो कैपेट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। और अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियरली अगर हम कैपेट को भी ना देखें तो हीमेचूरिया स्टार्ट हो जाता है, मतलब यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो इससे हमें पक्का अब श्योर हो जाता है कि अब जो है ना से ये जो है केस ही सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का है। ये आपको इन्हीं चीज़ों से सजेस्टिव होता है, फिर आप जल्दी से सी सेक्शन की तरफ जाते हो। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया अगर तो माइल्ड टू मॉडरेट सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है और सीटीजी नॉर्मल है तो फिर आप जो है वो ऑक्सीटोसिन की इन्फ्यूजन दे सकते हो, लेकिन मल्टी में तो आप दे ही नहीं सकते ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इस केस में, बिकॉज इट कैन लीड टू यूट्राइन रप्चर। और अगर रिलेटिव डिस्प्रोपोर्शन है तो उसमें आप मैल पोजीशन को करेक्ट करते हो, अगर मैल पोजीशन की वजह से हो रहा है कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग करते हो, अगर इंस्ट्रूमेंटल में वेजाइनल डिलीवरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो करते हो, अदरवाइज़ आप सी सेक्शन करते हो, एपिजियोटमी की ज़रूरत पड़ती है तो वो देते हो, लेकिन हेड इंगेज नहीं हुआ तो एपिजियोटमी की क्या जरूरत है, एपिजियोटमी तो तब दो ना क्रॉनिंग हो जाए। फिर देन इज़ अ मैल प्रेजेंटेशन मतलब पैसेंजर के अंदर जो है उसकी मैल प्रेजेंटेशन है या फेस प्रेजेंटेशन है, ब्रो प्रेजेंटेशन है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि फेस के केस में हम क्या करते हैं, ब्रो के केस में जो है वो हम क्या करते हैं, शोल्डर प्रेजेंटेशन होगी तो फिर हम क्या करेंगे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आता है एबनॉर्मलिटीज़ इन द पैसेज, लाइक पैसेज में क्या एबनॉर्मलिटी आ सकती है, अभी हमने बात की सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो सकती है, कोई फाइब्रॉइड हो सकता है, कोई सर्वाइकल डिस्टोसिया हो सकता है, तो इसमें फिर हमें सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है कि अगर पैसेज खराब है।